हम यहाँ सवर्ण महासंघ फाउंडेशन की तरफ से सवर्ण एजुकेशन, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और ऐप भी है, इसके माध्यम से हम आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम के संदर्भ में ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो कल हम लोग पहुंच गए थे एग्रीकल्चर में भंडारण से संबंधित मुद्दों की तरफ। कल हमने देख लिया था कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी यानी कि फसल की कटाई के बाद की जो गतिविधियां होती हैं उनमें से हम 3 के बारे में देखना हमने शुरू कर दिया था। इसमें से पहला क्या था? भंडारण, दूसरा था परिवहन और तीसरा था विपणन। तो कल हमने भंडारण के बारे में देख लिया था, आखिर भंडारण का महत्व क्या है, भंडारण की आवश्यकता क्या होती है, भारत में भंडारण के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है, इन सभी मुद्दों की ओर हमने दृष्टिपात कर लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में और आज हम देखने का प्रयास करते हैं आखिर परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, परिवहन के संदर्भ में क्या आवश्यकताएं हैं, परिवहन से संबंधित भारत में क्या चुनौतियां हैं, हम इन सभी दिशाओं में आज बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है परिवहन। परिवहन, यदि हम देखें परिवहन को तो बहुत ही ऐतिहासिक काल से ही परिवहन और कृषि एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं किसी भी देश में, केवल यहाँ भारत की ही बात नहीं हो रही है, आप किसी भी देश में देख लीजिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्रों की उर्वरा क्षमता अधिक होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ऊषर अधिक होते हैं, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन जो होता है वो अधिशेष होता है, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन जो होता है वो जरूरत से कम होता है। तो ऐसे में उन कृषि उत्पादों को अधिशेष वाले क्षेत्र से जहां पर उनकी कमी है वहां तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता आदिकाल से रही है, बहुत लंबे समय से रही है। इसी कारण से मैंने ये कथन कहा क्या कि कृषि और परिवहन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। यदि हम भारत में भी बात करें तो भारत को भी प्रकृति ने प्राकृतिक विविधताओं से नवाजा है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो जलवायु परिस्थितियां या फिर मिट्टी की अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिस कारण से अलग अलग क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। किसी क्षेत्र में जो है वो जल की आपूर्ति अधिक है तो उन क्षेत्रों में इस तरह की फसलों का उत्पादन होता है जिनको जल की आवश्यकता अधिक होती है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नमी की मात्रा कम है या फिर आर्द्रता कम है, तो उन क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं या उगती हैं जो थोड़े से शुष्क प्रकृति में उगते हैं या शुष्क क्षेत्र में उगते हैं। इस कारण से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फसल के संदर्भ में व्यापक विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता के कारण क्या आवश्यक हो जाता है कि देश में एक उचित परिवहन का तंत्र उपस्थित हो, जिसके माध्यम से जिन क्षेत्रों में जिस चीज का उत्पादन हो रहा है उससे जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम हो रहा है या उत्पादन न के बराबर हो रहा है उन क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इतना ही नहीं, भारत के कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर उत्पादन बहुत कम होता है, उत्पादन इतना कम होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जरूरतों को भी पूरा ना किया जा सके। तो ऐसे में भी परिवहन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवहन के माध्यम से उन क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो परिवहन इन कारणों से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, महत्व। आवश्यकता या महत्व देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर परिवहन क्यों आवश्यक है। परिवहन आखिर क्यों आवश्यक है? ठीक, यदि हम परिवहन की बात करें तो हमारे पास परिवहन के साक्ष्य जो है वो बहुत ही आदिकाल से मिलते हैं। हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पहले से भी परिवहन के बहुत सारे साक्ष्य मिलते रहे हैं। ठीक है, परिवहन की आवश्यकता क्यों है? परिवहन की पहली आवश्यकता या इसका महत्व पहला ये है कि इसके कारण क्या होता है, कृषि उत्पादों के अधिशेष क्षेत्र से
क्षेत्र से कम उत्पादन वाले क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। पहला तो महत्व इसका यही है कि इसके कारण क्या होता है कि कृषि उत्पाद के अधिशेष वाले क्षेत्र से जिन क्षेत्रों में इन उत्पादों का उत्पादन कम होता है उन क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। पहला तो समझ में आया। दूसरा, इसका दूसरा फायदा ये होता है या दूसरा इसका महत्व ये है कि इसके कारण क्या होता है कि जिधर जहां अधिशेष है वहां पर फसल की बर्बादी नहीं होती है, जहां पर कमी है वहां पर उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। यानी कि ये क्या है, ये कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी कम करता है। कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करता है। ठीक है। दूसरा तो इसका महत्व ये हो गया कि इसके कारण कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी आती है। यदि हम आगे बढ़े कि पॉइंट समझ में आया कृषि उत्पादों की बर्बादी का क्या मतलब है, यहाँ कमी का क्या मतलब है कि मान के चलिए कि जैसे मैं रह रहा हूं अभी यूपी के लखनऊ में मैं रह रहा हूं, तो मान के चलिए लखनऊ में मैंने सरप्लस उत्पादन किया है और इस क्षेत्र में ठीक ठाक उत्पादन हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की कीमतें जो है वो कम हो गई हैं, जरूरत से ज्यादा अधिशेष है। लेकिन भारत में कहीं और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन कृषि उत्पादों का उत्पादन ही कम है। तो अब जरा सोच के देखिए, यदि आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर लखनऊ में जो फसल की बर्बादी होगी, क्यों, क्योंकि सरप्लस है, जरूरत से ज्यादा है, ठीक ना, तो वो बर्बादी कम हो पाएगी। यहाँ भंडारण की सुविधाएं कम है, इतना ज्यादा उत्पादन हो गया है कि भंडारण वगैरह के बावजूद भी जो है वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में यदि उचित परिवहन तंत्र अगर उपस्थित हो तो इस अधिशेष को स्थानांतरित किया जा सकेगा कि नहीं उन क्षेत्रों में जहां पर जो है वो इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये है दूसरा महत्व जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इससे फसल की बर्बादी में कमी आती है। यदि हम अगले पॉइंट की बात समझे तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तीसरा इसका महत्व आप लिख सकते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि। किसानों की आय में वृद्धि, जरा बात को समझिएगा। यदि परिवहन का तंत्र ही ना हो तो एक बात बताइए, मैंने लखनऊ में उत्पादन किया है और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में ही मुझे बेचना पड़ेगा, क्यों, मेरे पास परिवहन के साधन ही नहीं उपस्थित हैं या परिवहन की उतनी मतलब व्यवस्थाएं ही उत्पन्न नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, अब जरा सोच के देखिए, लखनऊ या कोई एक पर्टिकुलर रीजन की भौगोलिक दशाएं लगभग एक जैसी होती हैं। तो यदि मैंने जो उत्पादन किया है इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि आसपास के क्षेत्र के किसानों ने भी उसी चीज का उत्पादन किया होगा। अब जरा सोच के मुझे बताइए, इस कारण से क्या हो रहा है कि मेरे आसपास के क्षेत्र में जो बाजारें हैं इन क्षेत्रों में तो उन प्रोडक्ट की ठीक ठाक सप्लाई है, तो जिसके कारण मुझे यहाँ कीमतें ठीक नहीं मिल पाएंगी। लेकिन यदि परिवहन के संसाधन या परिवहन के साधन यदि उपस्थित हैं तो इस कारण से क्या करूंगा, मैं अपने कृषि उत्पाद को किसी ऐसे बाजार में पहुंचा सकता हूं या दूर किसी ऐसे क्षेत्र में भेज सकता हूं बिकने के लिए जहां पर क्या होगा कि उन प्रोडक्ट उन उत्पाद की उतनी अधिक आपूर्ति नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, मुझे अपने कृषि उत्पाद के और बेहतर दाम मिलेंगे और बेहतर कीमतें मिल पाएंगी। यही वाला पॉइंट मैं लिख रहा था यहाँ पर क्या कि इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अब उनको उचित दाम मिल पाएगा। ये बात समझ में आया, उनको उचित दाम मिल पाएगा। चौथा यदि हम इसका महत्व देखने की कोशिश करें तो चौथा इसका महत्व है कि इससे महंगाई पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आसपास के क्षेत्रों में कभी पता कीजिएगा कि आप
साल भर में कई बार ऐसा होते रहता है कि आप अचानक से जो है वो सेब खरीदने गए, तो क्या बोलते हैं ठेले वाले जो भी बेच रहे थे उन्होंने आपको क्या कहा, उन्होंने बोला क्या कि सेब जो है ना वो 180 रुपए किलो हो गया। आपको मुंह से तुरंत निकलता है कि अरे भैया अभी तो 5 दिन पहले ले गए थे, तब तो आपने 80 रुपए किलो दिया था। तो ठेला वाला आपको क्या बोलता है, ठेला वाला आपको बोलता है क्या कि सप्लाई नहीं है, मंडी में माल ही नहीं है, बोलता है ना। ठीक, तो इसीलिए जो है अब माल नहीं है तो हम लोगों को भी महंगा पड़ रहा है, तो इसीलिए हम 180 में ही बेचेंगे। ठीक है, आप लेके चले आते हैं, मान के चलिए सोच के गए थे 2 किलो लेके आएंगे, आधा किलो लेके चले आए, या फिर मान के चलिए नहीं लेके आते हैं, 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप फिर से जाते हैं, वही ठेला वाला आपको बोलता है क्या कि आप उससे पूछते हैं सेब कैसे दे रहे हैं भैया, तो वो क्या बोलता है आपको, वो बोलता है 80 रुपए किलो। आप तुरंत बोलते हैं ना कि अरे भैया अभी तो कुछ दिन पहले जो है वो आप 180 बोल रहे थे, अब लग रहा है फिर ठीक ठाक रेट में आ गया। तो वो ठेला वाला आपको क्या बोलता है कि हाँ उधर से सप्लाई आ गया है, हिमाचल साइड से या उत्तराखंड साइड से उधर से जो है वो सप्लाई आ गया है, तो इसी कारण से जो है वो कीमतें गिर गई है। बात समझ में आ रहा है, कीमतें जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ देखा आपने, वो जो हिमाचल से जो सेब आया वो किस माध्यम से आया, वो परिवहन के माध्यम से ही तो आया है। तो यदि परिवहन का ढांचा मजबूत होता है, यदि परिवहन का तंत्र जो होता है वो मजबूत रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कीमतों में भी कमी आती है। ठीक ना, इसके कारण क्या होता है, कीमतों में भी कमी आती है। ठीक, अगले यदि हम महत्व की बात करें इसी दिशा में, यदि हम पांचवें महत्व की बात करें, तो पांचवा महत्व क्या है, इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। परिवहन, भारत में परिवहन एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है जो देश में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोच के देखिए, यदि कृषि उत्पादों के परिवहन की यदि हम बात करें, यदि परिवहन के नए तंत्र की स्थापना की जाए या परिवहन के नए चैनल्स खोले जाएं, परिवहन को और ज्यादा यदि बढ़ावा दिया जाए कृषि उत्पादों का, तो आपको नहीं लगता है कि इससे संबंधित बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बहुत सारे लोग इससे रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी परिवहन का एक महत्व है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि नए नए रोजगारों की उत्पत्ति होती है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। यदि हम और बात करें इसी दिशा में, तो इसके कारण क्या होता है, परिवहन के कारण क्या होता है, परिवहन के कारण क्या होता है, भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। ठीक, क्यों, क्योंकि परिवहन हो पाएगा तभी तो। एक बात बताइए, लखनऊ में उत्पादन कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कैसे पता चलेगा, वैश्विक स्तर पर इन उत्पादों के बारे में जानकारी तो तभी पहुंचेगी ना, या फिर उन बाजारों तक इनकी पहुंच तभी हो पाएगी जब परिवहन के ठीक ठाक से मतलब स्रोत उपस्थित हो या परिवहन के ठीक ठाक साधन उपस्थित हो। ठीक है, तो परिवहन के माध्यम से कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित हो पाती है। ये पॉइंट भी समझ में आया। ठीक, तो ये कुछ थे महत्व या आवश्यकताएं थी। अब जरा हम देखते हैं आखिर परिवहन से संबंधित चुनौतियां क्या है। परिवहन से संबंधित चुनौतियां विविध कौन सी हैं। यदि हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली जो चुनौती हमें देखने को मिलती है वो क्या है, वो है कि भारत में सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता आज भी विद्यमान है। सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है,
सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता। ये तो आपको भी पता होगा, आपने मतलब खुद अपने व्यवहार में भी इस चीज को महसूस किया होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि एनी गिवन डे, किसी भी दिन, किसी भी मतलब परिस्थिति में, एनी गिवन डे यदि हम देखें तो रेल परिवहन जो है वो सड़क परिवहन से सस्ता होता है। और यदि हम बात करें तो अन्य भी स्रोत जैसे कि जल परिवहन, वो भी सड़क परिवहन से सस्ता होता है एनी गिवन डे। बात समझ में आया? लेकिन भारत में मोर देन 95%, 95%, छोटा मात्रा नहीं बता रहा हूं मैं, 95% से अधिक कृषि उत्पादों का परिवहन जो है वो किससे होता है? वो सड़क परिवहन के माध्यम से होता है, जो अपने आप में क्या दिखाता है कि सड़क परिवहन पर निर्भरता अत्यधिक है। और इस निर्भरता के कारण क्या होता है कि पे ज्यादा करना पड़ता है, कॉस्ट ज्यादा लगता है, कीमत ज्यादा लगती है, और जिसके कारण क्या होता है, बट ऑब्वियस है कि वो कॉस्ट जो है वो फाइनल प्राइस में जुड़ेगा। अरे वो जो फाइनल अंतिम मूल्य जो है जिस पर वो उत्पाद बिकेगा उस प्राइस में जुड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि अंतिम कीमतें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता है। पहली समस्या समझ में आई? ठीक। दूसरी समस्या की यदि हम बात करें या दूसरी चुनौती की बात करें तो दूसरी चुनौती के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है कि आज भी अवसंरचनात्मक कमी हमें भारत में देखने को मिलती है। आज भी भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ठीक तरह से जो है वो परिवहन के साधनों के माध्यम से कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़े से दुर्गम रीजन में है, पहाड़ पठार ऐसे क्षेत्रों में है, जहां पर क्या है, अवसंरचना के पर्याप्त साधनों की उपस्थिति नहीं है। इन अवसंरचना के पर्याप्त साधनों की अनुपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का परिवहन बाधित होता है, जिससे इन क्षेत्रों में क्या होता है, जिससे इन क्षेत्रों में उन कृषि उत्पादों की कीमतें या तो बहुत उच्च होती है या फिर इसके कारण उस क्षेत्र के लोगों की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। खाद्य सुरक्षा संबंधित चुनौतियां उत्पन्न होती है, अवसंरचना में कमी, ये दूसरी चुनौती है। ठीक, इसी को लिंक करना चाहे तो आगे लिंक कर सकते हैं, जिसके कारण महंगाई होती है प्लस खाद्य सुरक्षा में कमी या खाद्य सुरक्षा की चुनौती। खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है, उस मेजर पॉइंट के अंदर बाकी अन्य पॉइंट मैंने बताए हैं। यदि हम दूसरी बात करें, यदि हम अगले चुनौती की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि भारत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सभी मौसम यानी कि मौसमी बाधाएं, परिवहन में मौसमी बाधाएं, मौसम संबंधी बाधाएं तीसरे पॉइंट के रूप में आप इसको लिख लीजिएगा कि भारत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर परिवहन के साधन तो उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें क्या है, मौसम संबंधी बाधाएं हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में आप इस बात को ऐसे समझिए कि कुछ खास मौसमों में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ मौसमों में ऐसे समस्याएं आ जाती है कि अब परिवहन नहीं हो पा रहा है। जैसे 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 एग्जाम्पल, अभी आने दीजिए मानसून, मानसून जैसे आएगा आप देखिएगा यूपी के पूर्वांचल वाले हिस्से में, बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में, उधर असम ब्रह्मपुत्रा वगैरह वाले बहुत बड़े क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या के कारण क्या है, उन क्षेत्रों में परिवहन, रोड, सड़क, रेलवे वगैरह बाधित हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इन कृषि उत्पादों के परिवहन में प्रभाव उत्पन्न होने लग जाता है, या फिर इन कृषि उत्पादों का परिवहन जो है वो प्रभावित होने लग जाता है। ये बात समझ में आई, मौसमी परिघटनाएं। अब देख लीजिए ना, नॉर्थ वगैरह वाले क्षेत्र में सर्दी का मौसम आता है, वो चिल्ले कला और क्या बोलते हैं वो बर्फबारी होती है, फिर क्या होता है, अगले 2 महीने के लिए जो है वो रोड कनेक्टिविटी ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं भारत में, जो अपने आप में एक चुनौती है भारत में परिवहन के साधनों के समक्ष। ये पॉइंट भी समझ में आया? अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, अगली चुनौती की यदि हम बात करें तो अगली चुनौती के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है कि भारत में कृषि उत्पादों का
के उचित परिवहन की व्यवस्था नहीं है। यहां पर उचित उचित ये इंपॉर्टेंट टर्म है, उचित परिवहन की व्यवस्था का अभाव। उचित का यहाँ पर मेरा क्या अभिप्राय है, उचित से मेरा यहाँ क्या अभिप्राय है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए कुछ खास तरह के हमें परिवहन के साधन या व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट सभी तरह के कृषि उत्पादों के परिवहन को एक तरीके से ही एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाया जा सकता है, कुछ ना कुछ स्पेशल मतलब क्राइटेरिया होते हैं, कुछ अलग तरह की उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें, आप जरा खुद मुझे सोचकर बताइए, कपास भी एक तरह का कृषि उत्पाद है और टमाटर भी एक तरह का कृषि उत्पाद है। क्या दोनों का परिवहन एक तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप कपास के गट्ठर को कहीं भी आराम से रख सकते हैं, ठीक ना, उसको आप डिक्की में भी रख सकते हैं, उसको आप बस के छत पर भी बांध के रख सकते हैं, लेकिन एक बार टमाटर की बोरी को डिक्की में रख के देखिएगा, ठीक ना, या टमाटर की बोरी को बस के छत पे रख के डाल के देखिएगा, क्या होगा, जहां पहुंचना है पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगा, वो बोरी में ही केचप बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो उन उत्पादों के लिए क्या आवश्यक है, उन उत्पादों के लिए आवश्यक है कि क्या कि उनके लिए शीत परिवहन की आवश्यकता हो, यानी कि कोल्ड स्टोरेज आधारित रेफ्रिजरेटेड सिस्टम की आवश्यकता है, ठीक ना, ताकि वो जो है वो रास्ते में जो है वो खराब ना हो जाए। ठीक, कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनको आप कैसे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और तो यही मैंने पॉइंट आपको बताया क्या कि उचित परिवहन का अभाव है। ठीक, ठीक ना, क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादों के लिए आवश्यकताएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं ना, टमाटर, आलू, ये सब भी डैमेज हो जाएंगे अगर रैंडमली कैसे भी इसको अगर हम एक जगह से दूसरे जगह अगर परिवहन कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनके लिए अलग अलग क्या किए गए हैं, व्यवस्थाएं उत्पन्न की गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ चुनौतियां इसके संदर्भ में। यदि आप चाहें ना तो इसके आवश्यकता में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, आवश्यकता में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, छठा के बाद सातवां, कि परिवहन के माध्यम से भारत में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। ये बता चुका हूं, आप चाहें तो लिख लीजिए अलग से एक और पॉइंट, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा यानी कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम है, यदि उन क्षेत्रों में परिवहन के माध्यम से उत्पाद पहुंच जाएगा तो क्या होगा, वहां के लोगों में जो भुखमरी वगैरह की समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। ठीक ना, तो ये थे परिवहन से संबंधित कुछ समस्याएं। अब जरा देखते हैं इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यदि हम कदमों की बात करें, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार के प्रयास, यदि हम सरकार के प्रयासों की बात करें तो सबसे पहला प्रयास जो इस दिशा में हमें दिखता है वो क्या है, वो है किसान रेल की संकल्पना। क्या है किसान रेल की संकल्पना? किसान रेल की संकल्पना को सबसे पहले बजट 2020-21 में जो है वो लागू किया गया, बजट 2020-21 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत कुछ डेडिकेटेड ट्रेनें बनाई गई हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट ट्रेनें बनाई गई हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं हैं कि कृषि उत्पादों का परिवहन जो है वो ठीक से किया जा सके। इसमें वैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ बोगीज हैं जो रेफ्रिजरेटेड हैं, जिनमें जो है वो ठंडा मतलब वो जो है शीत
मतलब की व्यवस्था की गई है ताकि कृषि उत्पाद जो है वो रास्ते भर में ही जो है वो उबल ना जाए या बॉईल ना हो जाए या खराब ना हो जाए गर्मी के कारण। तो ऐसे शीत वगैरह जो है वो चेन की डेवलप किया गया है। ये डेडिकेटेड ट्रेन है जिनका उद्देश्य क्या है कि तीव्र गति से परिवहन करके कृषि उत्पादों को देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना। इस दिशा में पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी कहां से कहां? पहली ट्रेन चलाई गई थी महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से ठीक ना, महाराष्ट्र लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र के देवलाली से कहां तक के लिए चलाई गई थी? बिहार के दानापुर के लिए। ये पूछ लिया जाता है कई बार, पहली ट्रेन कहां से कहां चलाई गई थी? बिहार। अब तक तो 100-150 से ज्यादा 100 से ज्यादा जो है वो किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं। इन किसान रेलों में क्या है? इन किसान रेलों में है कि कोई उत्पाद मतलब किसान जो बुकिंग करेंगे ना उसकी उत्पाद की कोई अधिकतम और कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। न्यूनतम 50 किलो भी अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में यदि आपका उत्पाद जो है वो बर्बाद हो जाता है या आपका उत्पाद जो है वो गुम हो जाता है तो ऐसे में जो है वो रेलवे आपको हर्जाना भी भुगतान करेगी। तो इस तरह की सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से क्या है कृषि उत्पादों का तीव्र गति से या द्रुत गति से जो है वो परिवहन एक जगह से दूसरे जगह सुनिश्चित किया जाता है। दिखाता हूं आप लोगों को किसान रेल। ये देखिए किसान रेल, ये देखिए ये है किसान रेल, देख रहा, ये है किसान रेल। अब बहुत हो गए हैं, अब तो 100 प्लस हो गए हैं किसान रेल। ये डेडिकेटेड ट्रेन है, दिख रहा ना, ऐसी डेडिकेटेड ट्रेन है जो क्या की जा रही है, जो केवल कृषि उत्पादों को, देख रहे हैं अलग तरह की ही एक्सेस हाइट कार है, अलग तरह के ही जो है वो ये उत्पाद हैं जिन मतलब परिवहन के साधन है जिनके माध्यम से कृषि उत्पादों का परिवहन तीव्र गति से किया जा रहा है। ठीक, किसान रेल स्पेशल आनंदपुर से आदर्श नगर दिल्ली। ठीक, वर्तमान में 100 प्लस जो है वो चालू किए जा चुके हैं। ये देख रहे हैं, पहला सबसे पहला के देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, ठीक ना, यही इसी की बात की थी। ठीक, ये पुराना है डेटा, कब का है? ये 3 फरवरी 2021 का है, तो तब तक के लिए इतने थे, 18 थे, वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गए। ये देखिए 8 फरवरी का अलाइनमेंट का न्यूज है, क्या दिखा रहा है कि जब से इंसेप्शन हुआ है तब से 8 फरवरी 2023 तक, 8 फरवरी, ये डेटा अपने पास थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा हो गया कि 8 फरवरी 2023 तक 7.9 लाख टन पेरिशेबल कृषि उत्पादों का जो है वो परिवहन किया जा चुका है किसान रेल के अंतर्गत। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किसान रेल जो है वो एक देख रहे हैं 2020 से अभी तक फरवरी का डेटा है 2359, यानी कि 2360 के आसपास जो है वो किसान रेल चलाए जा चुके हैं। 7 अगस्त के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए, इसमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, 50% के आसपास सब्सिडी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी कॉस्ट लगेगा ना उसका 50% के आसपास सब्सिडी मिलती है। तो ये सारी कुछ सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से किसान रेल स्कीम को प्रचलित किया जा रहा है या फिर इसको पॉपुलराइज किया जा रहा है। इसी किसान रेल स्कीम के साथ साथ ही, किसान रेल योजना के साथ साथ ही बजट 2020-21 में ही कृषि उड़ान स्कीम की भी बात की गई। कृषि उड़ान स्कीम क्या है? कृषि उड़ान स्कीम जरा बात को समझिएगा। कृषि उड़ान स्कीम ये उसका एक्सटेंशन था
जो 2015 में एक योजना भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी जिसका क्या नाम था, उड़ान योजना, जिसका फुल फॉर्म क्या था, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक ना, उसका टैगलाइन ही था कि अब चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। उसी योजना का ये विस्तृत वर्जन था कृषि उड़ान स्कीम, जिसका उद्देश्य क्या था, पॉइंट को याद रखिएगा, कृषि उड़ान के माध्यम से केवल पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, बाकी भारत में नहीं, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, पूर्वोत्तर भारत में कृषि उत्पादों को वायुयानों के माध्यम से पहुंचाने की बात की जा रही है, या कृषि उत्पादों को वायुयानों के माध्यम से पहुंचाए जाने की बात की जा रही है। इसके लिए कई सारे मंत्रालयों को जो है वो साथ लाया गया है। 53 के आसपास, 53 के आसपास एयरपोर्ट्स को जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो कैटेगराइज किया गया है। 28 के आसपास जो है वही नॉर्थ ईस्ट के हैं, और देश के बाकी क्षेत्रों से, यानी कि वहां से सामान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की अपनी समस्याएं हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना ज्यादा अधिक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है जैसा देश के बाकी क्षेत्रों में है। तो इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए कृषि उड़ान स्कीम चलाई गई। यहां पर बस याद रखने वाली बात है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कृषि उड़ान स्कीम। दिखाता हूं कृषि उड़ान स्कीम पर। अब इसी दिशा में देख रहे हैं, 2021 में इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कृषि उड़ान 2.0 लागू किया गया है। देख रहे हैं ना, कृषि उड़ान 2.0, ठीक ना, जिसके अंतर्गत कुछ नए और एयरपोर्ट्स वगैरह को ऐड किए गए हैं। ये देखिए थोड़ा सा लेटेस्ट है, हमारे पास 8 दिसंबर 2022 का डेटा है, तो हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट डेटा ये है 8 दिसंबर 2022 को। क्या बोल रहा है, कृषि उड़ान स्कीम 2.0, उसी का अब 2.0 वर्जन स्टार्ट किया गया है, जो कब स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर 2021 में। इसके तहत क्या है, ये देख रहे हैं, द स्कीम प्राइमरीली कवर्स अराउंड 25 एयरपोर्ट्स of northeast region, hilly and tribal region, besides 28 airports in other regions। तो 25 plus 28 कितना हो गया, 53 एयरपोर्ट्स। यही तो मैंने बोला आपको कि 53 एयरपोर्ट्स को जो है वो इसके अंतर्गत सैंक्शन किया गया है, जिनके माध्यम से क्या करना है, ठीक। अब बात क्या की गई है, आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ कृषि उड़ान 2.0 5 और जोड़ दिए गए हैं, तो 53 से बढ़कर ये कितने हो गए हैं, 58 एयरपोर्ट्स। ठीक, पहले 53 एयरपोर्ट्स इसके अंतर्गत थे, लेकिन जो 2021 में जो कृषि उड़ान 2.0 लागू किया गया है या जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसमें 5 और एयरपोर्ट्स जोड़ दिए गए हैं। ठीक ना, उसके अंतर्गत 5 और जोड़ दिए गए हैं। देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है वो कई सारे मंत्रालयों को एक साथ लाया जा रहा है। हिंदी में नहीं है, दिखाता, ये वाला मैटर जो है ना, ये वाला नोटिस जो है वो हिंदी में नहीं है, तो यहीं से मिल जाता है, उर्दू में है, मराठी में है, गुजराती में है, उड़िया है और तमिल में है। ठीक, तो ये है कृषि उड़ान स्कीम और कृषि उड़ान 2.0, दोनों के बारे में देख लीजिएगा। बस मेंशन करना है आपको आंसर में, बट ऑब्वियस है क्या कि आपसे ये पूरा नहीं पूछेंगे, आप चाहें तो बस इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि 53 एयरपोर्ट्स को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। बाद में 2021 में कृषि उड़ान 2.0 आया, जिसमें 5 और जोड़ दिया गया है, यानी कि वर्तमान में 58 एयरपोर्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी कृषि उत्पादों के परिवहन की दिशा में जो है वो सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है, या सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसी दिशा में अगर हम और बात करें, तो भारत सरकार द्वारा अलग अलग जो है वो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि
जिनके माध्यम से जो है वो सड़क परिवहन को, रेल परिवहन को, इन सबको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि जल मार्गों के विकास की बात की जा रही है। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए जल मार्गों के विकास की बात की जा रही है। टू बी मोर प्रिसाइज, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज यानी कि अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय यानी कि भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान, अंदर अंदर ही जल परिवहन या जल मार्ग। आप लोगों ने सुना होगा ना, नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जल मार्ग एक कहाँ है? गंगा नदी पर स्थापित किया गया है। कहां से? वही बनारस से लेकर हल्दिया के लिए, पोर्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो जल मार्गों के माध्यम से जो है वो परिवहन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते होते हैं। जल मार्गों के माध्यम से जो परिवहन होता है ये और ज्यादा सस्ता होता है, तो इनके विकास पर भी बात की जा रही है। इतना ही नहीं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो है वो अवसंरचना निर्माण पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डोर बनाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। दो फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनमें द्रुत गति से जो है वो उत्पादों का जो है वो परिवहन किया जा सकेगा इनके माध्यम से। देख रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम से ही आ गया। इसके लिए अलग से कंपनी एस्टैब्लिश की गई है। ये देखिए, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? धनकुनी तक जा रहा है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो कहां से? दादरी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक जा रहा है, जेएनपीटी तक जा रहा है। ठीक, ये तो फ्रेट कॉरिडोर है। इनके माध्यम से क्या हो जाएगा? फ्रेट का मतलब ये होता है क्या कि वस्तुओं का, फ्रेट का मतलब ये होता है क्या कि वो जो उत्पाद वगैरह का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन तेजी से हो। तो ये बहुत तेजी से होगा इनके माध्यम से जो है वो इनका ट्रांसपोर्टेशन। तो इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं? ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर मिलते हैं दादरी में। ठीक, तो पीटी में ये क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर जो है वो मिलते कहाँ हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, तो ये है फ्रेट कॉरिडोर जिनके माध्यम से क्या हो जाएगा? उत्पादों का जो है वो परिवहन बहुत तेजी से होगा। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण की बात करें तो क्या किया जा रहा है इस दिशा में? आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है? देश में परिवहन या फिर टू बी मोर प्रिसाइज कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता है वही क्या कि इस दिशा में जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाया जाए, सड़क परिवहन पर जो है वो निर्भरता को कम किया जाए। ठीक ना, तो ये कुछ सुझाव हैं, सुझाव के रूप में आप बता सकते हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि कृषि उत्पादों के परिवहन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। सुझाव की यदि हम बात करें तो आप पहले सुझाव के रूप में लिख सकते हैं क्या कि सड़क परिवहन पर निर्भरता को कम करो। कम करना। दूसरे यदि हम सुझाव की बात करें तो दूसरा सुझाव हम लिख सकते हैं क्या कि अवसंरचना विकास पर बल देना। अरे वही जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को दूर करने की बात कीजिएगा तो वही आपके लिए सुझाव हो जाएंगे। अवसंरचना विकास पर बल।
ठीक। अगले सुझाव की यदि हम बात करें तो आप बोल सकते हैं कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग इंडस्ट्री अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो इंडस्ट्री वाले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति मिशन, इसका उद्देश्य यही है, गति शक्ति, इसका उद्देश्य यही है। वहां हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मल्टी मॉडल का क्या मतलब है? मल्टी मॉडल का मतलब है कि जहां पर एरोप्लेन से उतरा है उत्पाद, या फिर मान के चलिए जहां ट्रेन से उतरा है उत्पाद, तुरंत ऐसी कनेक्टिविटी हो क्या कि वहां से जो है उसको शिप वेज के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। मतलब वो जो बीच में जो लैग है ना, कनेक्टिविटी इशू, एक मोड से दूसरे मोड में कनेक्टिविटी हो, यानी कि रेलवे से जो है वो वाटरवेज में हो, वाटरवेज से जो है वो रोडवेज में हो, रोडवेज से जो है वो क्या बोलते हैं एयरवेज में हो, इन सब में कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। पीएम गति शक्ति का यही उद्देश्य है। अगले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं तीसरे पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी के बारे में, विच इज व्हाट? विच इज विपणन, जो कि क्या है? विपणन। जरा बात को समझिएगा, विपणन क्या है? विपणन, विपणन को यदि हम सामान्य शब्दों में समझें तो व्हाट इज दिस? दिस इज बाइंग एंड सेलिंग, या खरीद बिक्री की बात करता है, कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री की बात करता है, खरीद बिक्री की बात करता है। चाहे कोई परिवार कृषि पर आश्रित ही क्यों ना हो, हर परिवार को के लिए आवश्यक है कि वो अपने कृषि उत्पादों को बेच सके। विपणन जो है वो आवश्यक होता है हर कृषि परिवार के लिए। जो लोग कृषि नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है क्या कि वो सॉफ्टवेयर खा के तो जिंदगी अपनी नहीं बिताएंगे, तो उनको भी तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, तो वो तो खरीदेंगे ही। लेकिन जो एक कृषि परिवार है ना, जो कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, उसको भी अपने कृषि उत्पादों को बेचने की आवश्यकता होती है। क्यों बेचने की आवश्यकता होती है? आवश्यकता इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में केवल खाना खाना ही एकमात्र आवश्यकता थोड़ी ही है। चाहे मान के चलिए मैं एक किसान हूं, मैं जो है मेरे पास जमीन है और मैं साल भर जो है वो जितनी भी खाने पीने की चीजें होती है मैं उन सब का उत्पादन करता हूं, लेकिन क्या मेरे जीवन में केवल खाना ही सब कुछ है? नहीं ना, मेरी बाकी जरूरतें भी तो होंगी, ठीक ना। बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ठीक ना, बाकी जो है वो घर परिवार की बाकी जरूरतों के लिए भी जो है वो पैसों की आवश्यकता, मैडम जी के लिए जो है वो साड़ी कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए भी आवश्यकता, अपने लिए भी कुछ चीजों बाकी चीजों की भी आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या है? बट ऑब्वियस है कि अगर मैं एक किसान हूं और मैं कृषि उत्पादों का ही उत्पादन करता हूं, ठीक ना, तो बेब क्या करना होगा? मुझे मुझे उनको बेचना पड़ेगा। मैं जब तक उनको नहीं बेचूंगा तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, और मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी बाकी जरूरतों को नहीं पूरा कर सकूंगा। बात समझ में आया? तो खरीद बिक्री दोनों के लिए आवश्यकता है, ठीक ना। खरीद, जो नहीं कृषि में उत्पादन कर रहा है वो तो खरीदेगा ही, क्यों? क्योंकि उसको तो अपना पेट भरना है। और जो उत्पादन कर भी रहा है उसको भी बेचना आवश्यक है, क्यों? ताकि उसके पास जो है वो सरप्लस पैसा आ सके, कुछ पैसा आ सके जिसका उपयोग वो अन्य जरूरतों को पूरा करने में कर सके। ये बात समझ में आई? विपणन, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विपणन। दूसरा क्या है? विपणन का उद्देश्य ही होता है, विपणन का उद्देश्य ही होता है कि जो उत्पादन हुआ है, जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, तक पहुंचाना। जो उत्पादन हुआ है उसे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ठीक है।
आप लोगों को बता रखा है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होता है वो अल्टीमेटली कंजम्पशन के उद्देश्य से होता है। उत्पादन कुछ भी होता है वो किस लिए होता है? कि कोई उसका उपभोग कर सके। तो उपभोग के लिए क्या आवश्यक है? कि उसका विपणन हो सके, उसकी मार्केटिंग हो सके। ये है विपणन। ठीक? तो विपणन की यदि हम आवश्यकताओं, नीड की बात करें कि आखिर क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है विपणन का, तो इसका महत्व है, सबसे पहला तो महत्व है कि इससे कृषकों को, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जो भी हम परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो स्टोरेज कल हम लोगों ने देखा, या जो हम लोग विपणन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग कृषि उत्पादों के संदर्भ में ही देख रहे हैं। ठीक ना? तो पहला तो महत्व इसका यह है कि इससे कृषकों को अन्य जरूरतों हेतु धन की प्राप्ति हो जाती है। अन्य जरूरतों हेतु धन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कपड़े खरीदने हैं, स्वास्थ्य के लिए, क्या बोलते हैं वो, स्कूल वगैरह के लिए, शिक्षा दीक्षा वगैरह के लिए, इन सब के लिए क्या हो जा रहा है, इनके माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित हो जा रही है। दूसरा दूसरा मार्केटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? मार्केटिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से क्या है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। जरा बात को समझ के देखिए, मान के चलिए मैं लखनऊ में रह रहा हूं और मुझे जो है वो क्या खाने की का मन कर रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है मशरूम की सब्जी। अब अगर सोच के देखिए, यदि इस क्षेत्र में कहीं और से, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि लखनऊ में जो है मशरूम का उत्पादन ही नहीं होता है, तो आवश्यक क्या है कि कहीं और से विपणन होके आएगा तभी ना, कहीं और से आएगा, यहाँ बिक्री होके तभी तो मुझे मिल पाएगा। ठीक ना? तो विपणन आवश्यक है, इससे क्या होगा, देश के विविध क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी और क्या होगा कि वो बिक पाएगा। ठीक ना? इतना ही नहीं, यदि मार्केटिंग या विपणन यदि ठीक ठाक हो ना, तो इससे क्या होता है, तीसरा, इसका तीसरा फायदा क्या होता है कि यदि विपणन सही से हो, उचित विपणन से कृषकों की निर्भरता कम होती है सरकार पर। कृषकों की निर्भरता कम होती है सरकार पर। ठीक ना? क्यों? क्योंकि ठीक ठाक प्राइस मिल गया है, रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल गया है, जितना लगाया था उससे ठीक ठाक एक्स्ट्रा सरप्लस में जो है वो पैसा यदि मिल गया है, तो क्यों किसान जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा? इससे सरकार के ऊपर निर्भरता में भी कमी आती है किसानों की। ठीक ना? इसके अलावा क्या होता है, विपणन के माध्यम से, विपणन के माध्यम से अगला क्या फायदा होता है, इसका महत्व, एक दो तीन में लिख रहे थे, तो विपणन के माध्यम से अगला क्या महत्व होता है कि इंडस्ट्री या कृषि आधारित उद्योगों को, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। ठीक है?
इसके कारण क्या होता है, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है विपणन के माध्यम से। ठीक ना। पढ़ते हैं बहुत सारे, हम लोग ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आवश्यक क्या है कि उनको सही टाइम पर सही कीमतों पर जो है, मतलब उनको ठीक ठाक कीमतों पर जो है वो कृषि पदार्थों या कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो विपणन के माध्यम से ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योगों को क्या हो जाएगा कि कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक ना। तो विपणन का एक ये भी महत्व है। इसके कारण क्या होगा कि उन उद्योगों को भी जो है वो कच्चा माल मिलेगा, विच विल अल्टीमेटली लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर न्यू जॉब्स, जिसके कारण क्या होगा और नए तरह के जो है वो जॉब्स भी क्रिएट होंगे। ठीक ना। और नए तरह के जॉब्स भी क्रिएट होंगे। चाहे तो एक पॉइंट के रूप में इसको भी बना के लिख ही सकते हैं, पांचवा लिख लीजिएगा कि विपणन के माध्यम से क्या होगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यदि हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विपणन के माध्यम से क्या होगा कि वैश्विक व्यापार में या विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक ना। तो ये कुछ महत्व है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी का क्या मतलब है कि मान के चलिए यदि हम अपने यहाँ के गेहूं को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा ना रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से क्या हो रहा है वैश्विक स्तर पर, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है पिछले साल से, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो ठीक ठाक एक प्रोड्यूसर हुआ करता था। तो ऐसे कंटेक्स्ट में क्या है, विश्व के ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि अपने यहाँ से जो है वो गेहूं भेजो बाहर। तो जरा सोच के देखिए, यदि भारतीय कृषि उत्पादों की विदेशी या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बिक्री होने लगेगी या ज्यादा होगी, तो इससे विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी और इनडायरेक्टली इससे जो है वो भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद भी बड़ा होता है। ठीक ना। इससे यदि जिसका व्यापार में भागीदारी ठीक ठाक है, ज्यादा है, तो उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद भी बड़ा होता है। ठीक ना। तो ये कुछ महत्व है जो किससे संबंधित है, जो कि है विपणन से संबंधित है। यदि हम आगे देखें इसी दिशा में, तो आखिर चुनौतियां क्या है विपणन के संदर्भ में भारत में? चुनौतियां कौन सी हैं? जरा बात को समझिएगा। चुनौतियों में पहली चुनौती की यदि हम बात करें तो पहली चुनौती जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अत्यधिक बिचौलियों की उपस्थिति। अत्यधिक बिचौलियों की उपस्थिति। ठीक है। आप जानते ही हैं बिचौलियों का क्या मतलब है कि एक उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता इन दोनों के बीच में जितने भी चरण हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं, बिचौलिए। ठीक है। तो यदि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यदि बिचौलिए हैं, इसका क्या मतलब है, हर का अपना अपना, सबका जितने भी स्टेजेस हैं सबका अपना अपना कुछ कमीशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और उत्पादक को जो है उस कीमत में वृद्धि का कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात को समझिए, उत्पादक किसान है, इसने जो है वो 5 रुपए में जो है वो बेचा, मान के चलिए 1 केजी आलू, 1 2 इस कारण क्या हुआ, उपभोक्ता ने उसको 30 रुपए देने, मतलब 30 रुपए में उस आलू को खरीदा। और जरा सोच के देखिए, उपभोक्ता के लिए तो महंगा होता चला गया, लेकिन उत्पादक को तो 5 ही रुपया मिला ना, उत्पादक को कोई फायदा थोड़ी हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा बिचौलियों की उपस्थिति अपने आप में भारतीय विपणन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।
ठीक ना। भारत में विपणन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। आप जानते होंगे, जो लोग कृषि से संबंधित होंगे, आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही उत्पादन होता है, आपके खेत से ही आता है कोई एक बिचौलिया, वो आता है, सामान ले जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, लेकिन क्या है कि यदि बिचौलिए ज्यादा होते हैं ना, इसके कारण क्या होता है, उपभोक्ता के लिए महंगा होता चला जाता है और उत्पादक को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता है। ठीक ना। तो अत्यधिक बिचौलियों की उपस्थिति अपने आप में जो है वो एक समस्या है। दूसरी समस्या की यदि हम बात करें, तो दूसरी समस्या की जो है, जो भारत में देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है ओवर डिपेंडेंसी ऑन एपीएमसी मंडीज। एपीएमसी मंडी के ऊपर, एपीएमसी मंडियों के ऊपर निर्भरता। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे एपीएमसी मंडी के बारे में, निश्चिंत रहिए, एपीएमसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक कानून था, 2003 में एक कानून लाया गया, जिस कानून के माध्यम से क्या किया गया है, एपीएमसी मंडीज की स्थापना की बात की गई है। कुछ राज्यों ने जो है वो इसको स्वीकार किया, कुछ राज्यों ने जो है वो स्वीकार नहीं किया। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एपीएमसी एक्ट कानून जो है वो 2003 में लागू किया गया था, जिसके माध्यम से एपीएमसी मंडीज की स्थापना की गई थी। ये बहुत बड़ी बड़ी मंडियां होती है, जिन मंडियों में क्या होता है, आसपास के क्षेत्र के सभी किसान जो है वो अपने कृषि उत्पादों को लेकर आते हैं और उन कृषि उत्पादों की यहीं पर खरीद बिक्री होती है नीलामी के माध्यम से। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एपीएमसी मंडीज। दिखाता हूं, ये देखिए, ये है एपीएमसी मंडीज, दिख रहा है। बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या है, कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री हो रही होती है थोक में। एक इन्हीं को कहा जाता है एपीएमसी मंडीज। दिख रहा, ठीक। तो भारत में क्या है, एपीएमसी मंडीज के ऊपर जो है वो अत्यधिक निर्भरता है। कानून बना दिया गया है क्या, कि किसान जो है वो अपनी पहली फसल जो है या पहली उपज जो है वो यहीं बेचेगा, और जो किसान जो है वो इसके बाहर बेच देते हैं, उनको इन एपीएमसी मंडीज के रख रखाव में, चुनाव वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेशन का कोई अधिकार नहीं मिलता है या फिर छीन लिया जाता है। अब जरा समझिए, इन एपीएमसी मंडी से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं। इन एबीसी के अंतर्गत इनको शॉर्ट फॉर्म में फिर अलग से दिखाइएगा कि इसके अंतर्गत कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या एपीएमसी मंडी में क्या है, एपीएमसी मंडी में है क्या, कि अवसंरचना की कमी, अवसंरचना का अभाव। यानी कि सामान लेके चले तो आए, सामान लेकर चले तो आए, कृषि उत्पाद लेकर तो चले आए, लेकिन उनको रखने की कोई सुविधा ही नहीं है। अब अगर गाड़ी पर उनको रखे रहेंगे तो वो भाड़ा बढ़ाता रहेगा, वो तो भाड़ा तो चार्ज करेगा ना अगले दिन का। तो एक समस्या क्या है, अवसंरचना की कमी इन एपीएमसी मंडीज में। दूसरी यदि समस्या की बात करें, तो इन एपीएमसी मंडीज में क्या है, बिना मतलब के जो है वो बहुत सारे शुल्क, कर और टैक्सेस लगाए जाते हैं। शुल्क, कर आदि लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं, ठीक ना, शुल्क कर आदि लगाए जाते हैं। बताऊंगा, मंडी टैक्स, अगर आपने तराजू यूज किया तो उसका चार्ज अलग दीजिए, अगर आपने गोडाउन यूज किया तो उसका चार्ज अलग दीजिए, ठीक ना। सब चीज का अलग अलग चार्ज है, जिसके कारण क्या है, किसान के लिए यूजर फी बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इन एपीएमसी मंडी में चीजों को उपयोग करने का मूल्य ही बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको जितना प्राप्त हो पाता, यानी कि मान के चलिए कि मैं लेके गया, मान के चलिए गेहूं बेचने के लिए, अगर मैं बेच रहा हूं 20 रुपए पर केजी, एमएसपी था ना, तो मान के चलिए एमएसपी पर मैंने 20 रुपए पर केजी पर बेचा, लेकिन इतना ज्यादा चार्ज वगैरह लग गया ना, कि मंडी टैक्स दो, तराजू यूज किया था, भंडार में रखा था, तो ये सब इतने सारे चार्जेस हो जाते हैं ना, जिसके कारण क्या हो जाता है कि मुझे एमएसपी भी नहीं मिलती है। मतलब 20 रुपया तो मुझे मिला एमएसपी वाला, लेकिन जरा सोच के देखिए, मेरे को अपने पॉकेट से भी तो 6 रुपया देना पड़ा ना इन सारे टैक्सेस के रूप में, तो अल्टीमेटली मुझे कितना पड़ा पर केजी, 14 ही रुपया मिला ना।
ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग, क्यों? क्योंकि एपीएमसी मंडी जो है वो तो हर क्षेत्र में है नहीं, पूरे भारत में लगभग 7,000 के आसपास हैं, लगभग 7,000 के आसपास एपीएमसी मंडीज हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसानों को ठीक ठाक दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, 100, 150, 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है इन एपीएमसी मंडीज के लिए, ठीक ना। पूरे भारत में मात्र 7,000 के आसपास हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो इसके कारण से क्या है कि किसानों को जो है वो विपणन में नुकसान होता है इन एपीएमसी मंडीज पर अत्यधिक निर्भरता के कारण। यदि हम आगे देखें, अगली चुनौती देखें, तो अगली चुनौती के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है, हमें अगली चुनौती देखने को मिलती है कार्टलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं व्यवसायी समूहीकरण। कार्टलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, व्यवसायी समूहीकरण। क्या है व्यवसायी समूहीकरण? व्यवसायी समूहीकरण का मतलब होता है जब कई सारे व्यवसायी आपस में मिलकर क्या कर लें, आपस में मिलकर क्या कर लें कि फिक्स कर लें, आपस में मिलकर फिक्स कर लें क्या, कि हम लोग इतना ही कीमत देंगे। इसको ऐसे समझिए, मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलिए कि भारत में पेंट बनाने की 3 कंपनी है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं 3 कंपनी है। एक का नाम है एशियन पेंट्स, एक का नाम है मान के चलिए बर्जर पेंट्स, और एक का नाम है मान के चलिए इंडिगो पेंट्स। केवल यही 3 कंपनी है जो पेंट बनाती है, ठीक ना। मान के चलते हैं एशियन पेंट के 1 लीटर पेंट का दाम जो है, 1 लीटर का जो इनका केन है, उनका दाम, उसका दाम है मान के चलिए 1,000 रुपया। इसके वाले का दाम है 900 रुपया, और इसके वाले का दाम है मान के चलिए 850 रुपया, ठीक है। तो यानी कि अब कस्टमर के पास ऑप्शन था, यदि मान के चलिए मेरे पास पैसा है तो मैं एशियन पेंट वाला खरीदूंगा, यदि मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा सस्ता तो मैं इंडिगो पेंट वाला खरीदूंगा। लेकिन क्या किया, इन तीनों ने आपस में क्या किया, एक मीटिंग की, एशियन पेंट ने, बर्जर पेंट ने और इंडिगो पेंट ने, इन तीनों ने क्या किया, आपस में मीटिंग किया, और मीटिंग करके ये बोला क्या कि आपस में क्यों कंपीट कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर जो है वो प्राइस को बढ़ाकर कर देते हैं 950 रुपया। अब जरा आपस में ये लोग बात करेंगे, बोलेंगे क्या कि एक बात बताओ, जब बेचने वाले हम तीनों ही हैं तो कहीं ना कहीं तो हम ही से आके खरीदेगा ना। अब तीनों जो है वो 950 रखते हैं, या 1,000 रखते हैं, या मान के चलिए 1,100 रखते हैं। इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया क्या कि तीनों मिलकर कितना रखेंगे, 1,100, ठीक। अब मजबूरी में जो है जिसको पेंट करवाना है वो तो खरीदेगा ही, अब क्या होगा, हम तीनों को मुनाफा होगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज व्यवसायी समूहीकरण। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्टलाइजेशन। भारत में कार्टलाइजेशन एक अपराध है, और जो है वो क्या होता है, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, और भी कई सारे संगठन हैं जो, और भी कई सारे संस्थान हैं जो इस चीज की निगरानी करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केट में कोई देखने नहीं आता है। एग्रीकल्चर मार्केट में कार्टलाइजेशन जो है वो व्यापक पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। जब एपीएमसी मंडीज में किसान जो है वो अपना माल बेचने जाते हैं तो जितने भी व्यवसायी खरीदने आते हैं ना, वो सब एक ही कीमत बोलते हैं, और सब आपस में पहले से ही फिक्स रहते हैं। तो इस कारण व्यवसायी समूहीकरण या फिर कार्टलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, समस्या हमें देखने को मिलती है कि विपणन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। अगली समस्या की यदि हम बात करें विपणन के संदर्भ में, तो अगली समस्या क्या है कि किसानों में जागरूकता की कमी। किसानों में जागरूकता की कमी। पता ही नहीं है किसानों में जागरूकता की कमी। हम लोगों ने देखा था ना एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस, जब स्टार्टिंग में ही हम लोग देख रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि भारतीय कृषि में जो है वो अशिक्षा एक बड़ी समस्या है। किसानों को पता ही नहीं है क्या कि कहाँ माल बेचना चाहिए, क्या जो है और वो किया जा सकता है। तो क्या होता है, वही बिचौलियों के हाथ जो है वो औने पौने दाम पर जो है वो बेच देते हैं। किसानों को पता ही नहीं है क्या कि सरकार ने क्या कानून बना रखे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, जिनके कारण भी जो है वो समस्या हमें देखने को मिलती है विपणन के संदर्भ में। तो ये है कुछ समस्याएं जो कि विपणन से संबंधित हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में, जरा देखते हैं कि इस दिशा में सरकार के क्या क्या कदम है। सरकारी कदम,
यदि हम सरकारी कदमों की बात करें तो सबसे पहला कदम जो इस दिशा में हमें देखने को मिलता है विच इज व्हाट, विच इज रिलेटेड टू ई नैम। ई नैम इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार? राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से क्या किया जा रहा है, देश में जो 7,000 के आसपास मंडी है ना, इन मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से लिंक किया जा रहा है। इन मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से लिंक करने के कारण क्या हो रहा है कि किसानों को इस बारे में जानकारी मिल पाएगी कि अलग अलग मंडियों में उन उत्पादों का जो है वो क्या मूल्य है, अलग अलग मंडियों में उत्पादों का क्या मूल्य है, जिसके आधार पर वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ठीक ना, जिसके आधार पर वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि उनको अपना माल कहां बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए। ठीक ना, तो ई नैम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि भारत की सभी मंडियों को जो है वो लिंक करने की बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक ना, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है इसी दिशा में। इसी दिशा में बात बढ़ते हुए सरकार ने जो है वो 22,000 ग्राम्स की स्थापना की बात की है। 22,000 ग्राम्स, क्या है ग्राम्स? ग्राम्स का फुल फॉर्म है ग्रामीण कृषि बाजार, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब क्या है ग्रामीण कृषि बाजार का? ग्रामीण कृषि बाजार आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो अपने थोड़े से बड़े पापा या फिर मान के चलिए चाचा वगैरह, जो थोड़े से बड़े भैया वगैरह है ना, उनसे पता करने की कोशिश कीजिएगा कि आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में या फिर पहले तो बहुत प्रचलित था, क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में हाट लगा करते थे। हाट, हाट क्या होता था कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता था जहां पर आसपास के क्षेत्रों से सभी बेचने वाले जो है वो आ जाते थे किसी एक दिन शाम को, और जो खरीदार होते थे वो भी वहां पहुंचते थे, और वहां पर क्या होता था, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग होती थी इन लोगों के बीच में। ठीक ना, तो हाट के माध्यम से ये खरीद बिक्री होती थी। इन हाटों में क्या करना था, इन हाटों में इस योजना के तहत या इसके अंतर्गत क्या करना है कि आधुनिक सुविधाएं प्रदान करनी है और इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट में कन्वर्ट करना है। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री हो पाएगी, लोकल रीजन में ही बिचौलियों वगैरह की समस्या को जो है वो थोड़ा सा कम किया जा सकेगा। तो ये जो है एक अगला कदम है सरकार द्वारा जिस दिशा में काम किया जा रहा है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। यदि इसी दिशा में हम बात करें तो इसी दिशा में एक और बात की जा रही है, पिछले कुछ सालों से सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, विच इज व्हाट, विच इज एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन या समूह। कृषक उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, संकल्पना क्या है? संकल्पना है कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर साथ निभाना, यही है संकल्पना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब क्या है, मतलब है कि एक अकेला किसान, उसकी मोल भाव की क्षमता या उसकी बार्गेनिंग पावर कम होती है। तो यदि मान के चलिए एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग किसानों को एक साथ एक समूह के अंतर्गत यदि बांध दिया जाए, एक संगठन के अंतर्गत अगर उनको ला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अब इस समूह की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। यदि कोई व्यापारी या यदि कोई व्यवसायी यदि इनसे डील करना चाहता है, एपीएमसी मंडीज में भी अगर एक ये समूह के रूप में जाते हैं तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, इनकी मोल भाव करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का भी गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से कृषि उत्पादों की बिक्री ठीक से हो पाएगी, किसानों को सही दाम मिल पाएगा, सही कीमतें मिल पाएंगी। कृषक लिख लीजिए, इससे मोल भाव की क्षमता बढ़ेगी, मोल भाव की क्षमता बढ़ेगी और जिससे
उचित कीमतें मिल पाएंगी। मिल पाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आया। आगे देखते हैं और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। इसी दिशा में यदि हम बात करें अगले कदम की, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऑल्दो इसमें विविध प्रकार के अन्य उत्पाद भी है, लेकिन हाँ कई सारे कृषि उत्पाद भी हैं जिनकी क्या करना है, ओडीओपी के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक कृषि उत्पाद, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, एक जिला एक कृषि उत्पाद। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि केवल इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद ही हैं, बाकी उत्पाद भी हैं, लेकिन हाँ कृषि उत्पाद भी तो हैं। तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि इन कृषि उत्पादों की भारत के स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जा रहा है, इनकी पहचान क्रिएट की जा रही है, इनकी ब्रांडिंग की क्रिएट की जा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण पुनः क्या होगा, इनकी बिक्री सुनिश्चित होगी, इनका क्या होगा, इनकी मांग बढ़ेगी, तो बेहतर प्राइस मिल पाएंगे। ठीक ना, इसको मैं ऐसे लिख लीजिए कि इससे ब्रांडिंग, जिससे उचित कीमतें मिल पाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आया। ओडीओपी के माध्यम से जो है वो ब्रांडिंग वगैरह की जा रही है। इसी दिशा में यदि हम बात करें तो इसी से लिंक इस बार के बजट में क्या है, संकल्पना के रूप में लाया गया है यूनिटी मॉल। इस बार के बजट में यूनिटी मॉल की बात की गई है। क्या है यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल हर राज्य में स्थापित करने की बात की गई है। राज्य में कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट या कोई प्रोमिनेंट क्षेत्र कहीं भी, या फिर राज्य की राजधानी कहीं पर क्या करना है, कहीं पर एक यूनिटी मॉल एस्टेब्लिश करना है, एक मॉल एस्टेब्लिश करना है जिसमें उस राज्य से संबंधित सभी विशिष्ट उत्पादों को लाना है। और इससे क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो लोग आएंगे या फिर अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उनको उन ब्रांड या उन प्रोडक्ट के बारे में जो है जागरूकता होगी, इससे उनकी ब्रांडिंग भी होगी, उनकी मार्केटिंग भी होगी, उसके बारे में जो है वो लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। दिखाता हूं, ये देखिए बजट स्पीच। आ गया, इसी बार का है बजट, यूनिटी मॉल। दिख रहा क्या बोल रहा, बोल रहा है स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप अ यूनिटी मॉल। सभी राज्यों को क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, यानी उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अपने राज्य में यूनिटी मॉल स्टैब्लिश करो इन देयर स्टेट कैपिटल, या तो अपनी राज्य की राजधानी में, या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटन होता है, या फाइनेंशियल कैपिटल, जहां पर वित्तीय राजधानी जो है। ठीक ना, एंड सेल्स ऑफ देयर ओन ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अपनों को वहां बेचना है, जीआई टैग प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, जिसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि बाकी राज्यों के लोग या फिर विदेशी लोग जो है वो इनके बारे में जागरूक हो पाएंगे। तो यूनिटी मॉल जरूर मेंशन कर दीजिएगा अगर इस मुद्दे पर आंसर लिख रहे हो तो ये भी एक बेहतर आंसर होगा, मतलब एक बेहतर पॉइंट होगा आपके आंसर में। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि कृषि उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है या विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये थे हमारे मुद्दे किनसे संबंधित, ये थे हमारे मुद्दे भंडारण, परिवहन और विपणन के संदर्भ में इन बजट 2023-24। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब जरा हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज व्हाट, विच इज रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि किससे संबंधित है, वो पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री।
पशुपालन के संदर्भ में जरा बातों को समझते हैं। पशुपालन, ठीक है, विजिबल नहीं, ये ठीक है, चलिए कोई नहीं, वापस चले। पशुपालन, पशुपालन, अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पशुपालन। आखिर क्या है पशुपालन की अर्थव्यवस्था? जरा बात को समझिएगा। पशुपालन, आप लोगों को बताया था मैंने, जो आर्थिक गतिविधियों का उद्विकास होता है उसमें पशुपालन जो है वो कृषि से पहले आता है। विकास जो मैंने बताया था ना, आखेट एवं संग्रहण से लेकर कैसे जो है वो सेवा क्षेत्र तक पहुंचना है, उसमें पशुपालन जो है वो कृषि से पूर्व आता है। लेकिन कृषि और पशुपालन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। कृषि और पशुपालन, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। कृषि और पशुपालन, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। कैसे पूरक है? जरा बात को समझिएगा, यहां गौर कीजिएगा। ये एक दूसरे के पूरक ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि कृषि का जो वेस्ट है ना, वो पशुपालन के लिए आगत बन जाता है, यानी कि इनपुट बन जाता है। इसका जो कचरा है यानी कि वेस्ट, इसका जो वेस्ट है ना, कि इसके लिए इनपुट बन जाता है, आगत बन जाता है। कृषि का वेस्ट क्या है? कृषि का वेस्ट है पराली, या फिर जो है वो जो बाकी बच गया है फसल का अवशेष जो बच गया है, उसको चारे के रूप में पशुपालन में यूज किया जा सकता है कि नहीं? बात समझ में आया? और दूसरी तरफ पशुपालन का जो वेस्ट है वो कृषि में आगत के रूप में यूज हो जाता है। कैसे? पशुपालन का क्या वेस्ट है? पशुपालन का वेस्ट है मलमूत्र वगैरह जो पशुओं का निकलता है, वो सब है पशुपालन का वेस्ट। उसको क्या किया जा सकता है? प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कृषि में। दिख रहा है, कृषि का जो वेस्ट है वो पशुपालन में यूज हो रहा है इनपुट में, और पशुपालन का जो वेस्ट है वो कृषि में यूज हो रहा है इनपुट में। दैट इज व्हाई दे बोथ आर कंसीडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी कारण से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। दिख रहा है पूरक कैसे है? ठीक ना? इतना ही नहीं, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक इसलिए भी कहा जाता है कि इन दोनों के लिए अलग सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहां खेती कर रहे हैं उस खेत के आसपास वाले क्षेत्र में छोटा सा संरचना बनाकर एक ढांचा, एक टेम्पररी ढांचा बनाकर भी आप पशुपालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए जो है वो प्रॉपर आपको बिल्डिंग एकदम सब कुछ जो है वो खड़ा करना पड़ेगा ढांचा, ठीक ना? तो पशुपालन इस कारण से भी जो है वो क्या है, इसका पूरक माना जाता है। क्या? इसके लिए विशिष्ट अवसंरचना की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट, रुकिए इसको अलग पेज पे लिख देता हूं, इसको यहाँ पर आप चार्ट के रूप में बना लीजिएगा। आंसर जब भी आए ना पशुपालन पर तो ये वाला चार्ट जरूर बनाइएगा कि ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक ना? इसका वेस्ट क्या है? मलमूत्र, गोबर, मलमूत्र, जो कि क्या बन जाता है इसके लिए? प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक उर्वरक। इसका वेस्ट क्या है? फसल अवशेष, जो इसके लिए क्या बन जाता है? चारा, ठीक ना? तो इस चार्ट को जरूर बनाइएगा अगर इन दोनों पर अगर आंसर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो, ठीक ना? दूसरा पॉइंट मैं क्या बता रहा था? दूसरा मैं पॉइंट बता रहा था कि अलग से अवसंरचना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलग पृथक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। की आवश्यकता नहीं है पशुपालन हेतु के लिए। कृषि के साथ भी किया जा सकता है, इसी को तो कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, इसी को तो कहा जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के रूप में किया जा सकता है, मिश्रित कृषि इसी को कहते हैं।
मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ, कृषि प्लस पशुपालन दोनों एक साथ चलता है। जैसे कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है कि आप धान के खेत में क्या कर लीजिए, धान के खेत में आप मछली पालन कर लीजिए, मछली पालन या मत्स्य ये मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि का जो है वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों में से भी किसी को लग रहा है कि सर धान के खेत में कैसे मछली पालन होगा? तो मैं कहीं और पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्या कि सर पानी तो सूख जाएगा, तो पानी सूख जाएगा तो सर मछली तो मर जाएंगे। आप लोग ये क्यों भूल गए कि धान की फसल की जड़ों को जो है वो लंबे समय तक पानी में डुबो के रखना होता है, तो पर्टिकुलरली मेंटेन रखना होता है पानी, तो पानी नहीं सूखेगा। अगर सूखेगा तब तो फिर तो धान की फसल को भी इम्पैक्ट होगा ना। तो धान की फसल के साथ मत्स्यन किया जाता है सेम खेत में। अब इसमें क्या होता है, इमेज के रूप में दिखाता हूं तब आप लोग ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाइएगा। देखिए देख रहे हैं, धान की फसल लगी हुई है, साथ साथ मछली पालन हो रहा है सेम उसी खेत में, देख रहा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ऐसा नहीं सोचिएगा क्या कि बहुत व्यापक पैमाने पर होता है और बहुत क्षेत्रों में होता है। धान की फसल लगी हुई है, धान की फसल के साथ साथ उसी में क्या किया जा रहा है, मछली का पालन किया जा रहा है या मत्स्यन किया जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह के जो है वो एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक आपको दिख रहे हैं ना। कृषि के साथ साथ जो है वो पशुपालन हो रहा है ना, मत्स्यन एक तरह का पशुपालन ही तो है। ये देखिए ये एग्जांपल देखता, ठीक। तो ऐसे जो है वो क्या किया जाता है, इसके साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है या फिर खेती के साथ साथ कृषि के साथ साथ जो है वो पशुपालन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब जरा देखिए यहाँ पर जरा देखिए, इस धान की फसलों के जो पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, जो इसके जो है वो टॉप पत्ते वगैरह टूट के गिर जा रहे हैं या कुछ जो है कोपल वगैरह गिर जा रहा है, दैट बिकम्स द फूड फॉर द फिश। वो क्या हो जाता है, वो जो मछली इसके अंदर रह रही है उनके लिए वो भोजन बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो मछली जो गंदगी करते हैं, जो ये मलमूत्र वगैरह जो विसर्जन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये उस धान के लिए क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा, उसके लिए जो है वो उर्वरक का काम करेगा, उसके लिए खाद का काम करेगा। बात समझ में आया? तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं, इनके लिए बहुत अलग से जो है वो आपको स्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जरा यहां समझिए। यदि क्या हो रहा है, आप जरा सोच के देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्या है, रियलिटी वाला सिचुएशन, आप जरा सोच के देखिए। मान के चलिए मैं एक किसान हूं और मेरे पास मैं केवल क्या करता हूं, अनाजों का उत्पादन करता हूं। अब इसके कारण क्या है कि मैंने अनाज लगाया, ठीक, लेकिन मॉनसून प्रभावित हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, बारिश हुई नहीं और सूखा पड़ जाने के कारण मेरा अनाज जो है वो बर्बाद हो गया, मेरा अनाज बर्बाद हो गया। अब बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं कि मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे जो है वो कर्ज चुकाना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सारे टेंशन दिमाग में भरते चले जाते हैं और अल्टीमेटली मेरे पास क्या रास्ता बचता है, मेरे पास रास्ता बचता है सुसाइड, फार्म सुसाइड, ठीक है। फार्म सुसाइड जो हमें देखने को मिलते हैं, कृषक आत्महत्या जो देखने को मिलते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है, यही होता है ना कि फसल पर जो है वो सारा पैसा लगा रखा था, कर्ज लेकर कहीं से लगा रखा था और सारा का सारा पैसा जो है वो अचानक से डूब गया, मौसमी गया, किसी भी कारण से, किसी भी आपदा के कारण से, प्राकृतिक आपदा या मान के चलिए वो किसी अन्य कारणों से। तो क्या हो जाता है इसमें कि स्थिति खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अब मेरे को जो है कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि अब मेरे घर परिवार कैसे चलेगा, मेरे यहाँ जो है या फिर मेरी आर्थिक जरूरतें कैसी पूरी होंगी। ऐसे में पशुपालन जो है ना वो एक कॉम्प्लीमेंट्री का काम करता है। अब जरा सोच के देखिए, मैंने केवल खेती नहीं की होती, खेती के साथ साथ मैंने यदि पशुपालन भी किया होता, यानी कि कृषि
और कृषि के साथ साथ यदि मैं पशुपालन भी कर रहा होता। अब जरा बात को समझिए, मान के चलिए मैंने क्या कर रखा है, खेत भी लगा रखा है और मैंने कुछ गायें पाल रखी है, या मान के चलिए कुछ भैंसे रख रखी हैं, ठीक ना। अब जरा खुद सोच के बताइए, हो सकता है कि कृषि पर प्रभाव पड़ गया है और कृषि मेरी बर्बाद हो गई किसी भी कारण से, प्राकृतिक आपदा से या किसी भी कारण से यदि मेरी कृषि बर्बाद हो गई, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ओला पड़ने से मेरी खेत तो मेरे खराब हो सकते हैं, लेकिन ओला पड़ने से मेरे जानवर मर जाएंगे, ऐसी तो आवश्यकता नहीं है, ऐसी ऐसी तो जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि कृषि भी बर्बाद हो जाए और पशुपालन दोनों बर्बाद हो जाए एक साथ। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर कृषि के साथ अगर पशुपालन भी किया जाता है, तो क्या होता है कि अगर किसी भी परिस्थिति में कृषि बर्बाद होती है या फसल खराब हो जाती है, तो पशुपालन एक्ट्स एज अ बफर, द एनिमल हस्बेंड्री एक्ट्स एज अ बफर, ये जो है वो एक बफर का काम करता है और किसान को जो है वो अत्यधिक गरीबी में या एकदम लाचारी वाली स्थिति में पड़ने से बचा लेता है। बात समझ में आया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया। मान के चलिए क्या है, मैंने मुर्गा पालन कर रखा है, एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं मुर्गियों का पालन करता हूँ, या फिर मैंने कुक्कुट पालन कर रखा है। अब जरा सोच के देखिए, हो सकता है कि मुर्गियों में क्या हो गया, बर्ड फ्लू फैल गया, बर्ड फ्लू फैल गया, जिसके कारण क्या है कि मेरी मुर्गियां जो है वो मर रही हैं या कुछ बीमार हो गई है, उनकी डिमांड घट गई है। तो क्या जरूरी है जिस साल बर्ड फ्लू हुआ उसी साल मेरी कृषि भी खराब हो जाए? नहीं ना। तो देख रहे हैं, विकल्प एक से ज्यादा, दोनों को साथ इंटीग्रेट करने से, एक तो अलग से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हो जा रहा है कि एक यदि बर्बाद भी हो जा रहा है तो दूसरा मदद कर दे रहा है, दूसरा समर्थन प्रदान कर दे रहा है, ठीक ना। तो इस कारण से भी कहा जाता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि एक की बर्बादी की दिशा में दूसरा जो है वो प्रश्रय प्रदान करता है। दूसरा जो है वो प्रश्रय प्रदान करता है, ठीक ना। तो इस कारण से भी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या बोला जाता है, निर्भर माना जाता है या अंतर निर्भर माना जाता है। चलिए बात को आगे समझते हैं। भारत में पशुपालन की संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं, व्यापक संभावनाएं हैं भारत में, व्यापक संभावनाएं हैं भारत में। भारत में व्यापक संभावनाएं हैं, क्यों? क्योंकि भारत में जो है वो विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत में बहुत ही विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि हम मोटा मोटी भारत को देखें, आप लोगों को बताया था ना कि मैप जो है वो बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कितने देर में, 10 सेकेंड में। अगर 10 सेकेंड में नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। लगभग मोटा मोटी भारत लग रहा, हमारा प्यारा भारत है। तो भारत, आपको पता होगा ना, भारत के बीच से लगभग गुजरती है कर्क रेखा, पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में, परेशान नहीं होइए। कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, बस जरा यहाँ पर जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ बस उस बात को समझ लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है ये वो रेखा है जहां तक सूर्य जो है वो आता है, सूर्य यहीं तक आता है, इसके उत्तर में नहीं जाता है सूर्य, ठीक ना। आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। जिसके कारण क्या है, कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है ना वो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में। और कर्क रेखा के जो उत्तर वाला क्षेत्र है वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है ये, और ये पड़ता है टेम्परेट जोन में।
इसके कारण क्या है कि अब जरा सोच के देखिए, भारत में वैसे पशुधन भी हमें देखने को मिलते हैं या वैसे भी पशुधन जो है वो आराम से रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जो ग्रीष्म या फिर बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र में रहे, मतलब रह पाते हैं। और भारत में हमें वैसे भी देखने को मिलते हैं जो थोड़े शीत क्षेत्र में रहते हैं। तो भारत में हमें दोनों तरह के जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, दोनों तरह के जो है वो जीव देखने को मिलते हैं। इस कारण से जो है वो भारत में पशुधन संबंधित डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये तो मान के चलिए बस मैंने टेम्परेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। यदि हम अन्य देखें तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊंचाई वाले हैं, ऊंचाई पर जो है वो अलग तरह के सीप वगैरह, याक वगैरह या फिर वो बाइसन वगैरह, इस तरह के जो है वो आपको मतलब पशु जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ जो ग्रीष्म क्षेत्र है, जो गर्म क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपको क्या ऊंट, बाकी तरह के जो है वो जीव जंतु देखने को मिलेंगे। कुछ क्षेत्रों जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर अन्य पशुधनों का जो है वो पालन किया जाता है। तो भारत में पशुधन के संदर्भ में व्यापक डाइवर्सिटी है। आप लोगों को बता रखा है मैंने क्या कि पशुधन के संदर्भ में हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील को पीछे छोड़कर सर्वाधिक पशुधन वाले देश में हम आ गए हैं। ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है हमने। वर्तमान में पशुधन की संख्या में या पशुधन के संदर्भ में जो है वो भारत विश्व में टॉप पर है। भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है पशुधन के मामलों में, ठीक ना। तो भारत में पशुधन के संदर्भ में व्यापक संभावनाएं देखने को मिलती है। यदि हम पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में पशुधन, पशुपालन के क्षेत्र में समृद्धि जो है वो एग्रीकल्चर में समृद्धि से लगभग दोगुनी रही है। स्थिति बता रहा हूं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की, दिखा देता हूं, अभी खोल के भी दिखा दूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है कि पशुपालन में जो समृद्धि है, पशुपालन में जो वृद्धि है वो एग्रीकल्चर में वृद्धि से लगभग 2 गुने से ज्यादा है। ये देखिए कि इस साल वाला इकोनॉमिक सर्वे है, इसी में खोजते हैं, इसी में खोजते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मुझे लग रहा है ऊपर होगा, फूड प्रोसेसिंग से पहले होगा। सहकार से समृद्धि एलआईडी, ये रहा ना एनिमल हस्बेंड्री। ये देखिए, इस पॉइंट को आंसर में जरूर लिखिएगा। क्या दिखा रहा है? द लाइवस्टॉक फैक्टर, लाइवस्टॉक का मतलब होता है पशुपालन, ठीक ना। लाइवस्टॉक फैक्टर ड्यू एट CAGR ऑफ 7.9%, टू बी मोर प्रिसाइज लगभग 8% लिख सकते हैं ना, 8% ड्यूरिंग 2014-15 टू 2020-21, ठीक ना। यानी कि पशुपालन हमने देखा है ना कि एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है उसने लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की है पिछले 5 सालों में, वही 3-3.5% के आसपास, 3-3.5% के आसपास जो है उसने समृद्धि दर्ज की है। लेकिन पशुपालन क्षेत्र जो है वो 8% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि यानी कि पशुपालन में बहुत तीव्र वृद्धि की संभावना है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जरा देखिए इट्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी has increased from 24.3% to 30%। यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि सकल, मैंने बता रखा है ना कि आपको कृषि में एक छोटा सा सेक्शन है एनिमल हस्बेंड्री। तो 2014-15 में टोटल एग्रीकल्चर से जितना पैसा आता था उसका 24.3% जो है वो पशुपालन से आता था, जो कि आज बढ़कर कितना हो गया है? जो कि आज बढ़कर हो गया है 30.1%। यानी कि 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? 30 यानी कि देख रहे हैं परसेंटेज के रूप में तेजी से बढ़ रहा है पशुपालन। यानी कि पशुपालन में जो वृद्धि है ना वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इनमें भी देख रहे हैं सब अलग अलग क्षेत्रों का जो है वो वृद्धि दर आपको अलग दिखा रखा होगा, देख रहे हैं फिशिंग, एक्वाकल्चर, लाइव स्टॉक, ठीक। तो सबका अलग अलग दिखा रखा होगा। आप बस इतना डेटा याद रखिए कि एग्रीकल्चर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पशुपालन 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 8%, लगभग 8% की वृद्धि दर से बढ़ा है।
लगभग 8% की वृद्धि दर से बढ़ा है। पशुपालन पिछले 5 वर्षों में लगभग 8% की वृद्धि दर से बढ़ा है, जो कृषि का दोगुना है, जो कृषि के वृद्धि दर से अधिक है। दोगुना है, ठीक ना। ये अपने आप में दिखा रहा है कि पशुपालन की दिशा में बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से जो है वो वृद्धि हो रही है। यदि आप चाहें तो वो उस पॉइंट को भी लिख सकते हैं क्या, कि पहले 24% हुआ करता था शेयर, जो कि बढ़कर कितना हो गया है अब 13% से, मतलब 24% से बढ़कर कितना हो गया है 30%, ठीक है ना। इसी दिशा में पशुपालन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सन 2014 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है वो चालू किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जारी किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, अब देख रहे हैं ना 2014-15 से ही डेटा दिखा रहा था, तो आप उससे के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन के रूप में पूछ ले कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कहां तक सफल रहा, कहां तक विफल रहा, तो आप उसके रूप में भी बता सकते हैं। और बाकी आप वैसे भी आप डेटा को यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जो यूज किया गया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू किया, मतलब लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, सबसे पहला तो उद्देश्य था कि भारत में जो पशुधनों की जो ब्रीडिंग है, ब्रीड मतलब जो क्वालिटी, अलग अलग ब्रीड होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी अपनी गुणवत्ता होती है। तो अच्छी गुणवत्ता के पशुधन का, उन्नत ब्रीड के पशुधन का को बढ़ावा देना, उन्नत ब्रीड के पशुधन को बढ़ावा देना। पहला तो उद्देश्य इसका यही था कि उन्नत ब्रीड के ऐसे पशुधन हो जो क्या किया जाए, जो क्या करे, जो ज्यादा अच्छे हो, मतलब इनके प्रजनन को बढ़ावा देना, इनके लिए जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, ताकि इनका प्रजनन को बढ़ावा दिया जा सके, प्रजनन को बढ़ावा दिया जा सके, इनमें जो है वो बीमारियां कम हो, इनमें जो है वो क्या बोलते हैं, वो दुग्ध वगैरह का उत्पादन जो है वो ज्यादा हो। इस तरह के दिशा में रिसर्च करना, इस तरह के रिसर्च करके जो है वो इसको बढ़ावा देना। आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, इसी दिशा में पढ़िएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये भी एक सरकार की जो है वो योजना है, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, गोधन पर काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी आप इसी से लिंक कर सकते हैं। तो क्या किया जा रहा है, उन्नत ब्रीड के पशुधन को बढ़ावा देना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, यदि हम इसका उद्देश्य देखें तो दूसरा उद्देश्य क्या था कि कृषि और पशुपालन को और ज्यादा पूरक बनाना, कृषि एवं पशुपालन को एक दूसरे का पूरक बनाना, अधिक पूरक बनाना। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, ये भी इसका एक उद्देश्य था, ठीक ना। अब कृषि और पशुपालन जो है वो एक दूसरे के पूरक होंगे, तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा पशुपालन को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पशुपालन को क्या कर सकते हैं, पशुपालन को अपनाएंगे। तीसरा इसका उद्देश्य था उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में सुअर पालन को बढ़ावा देना। सुअर पालन को बढ़ावा देना। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पशुपालन के संदर्भ में कई सारे जो है वो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं भी संबंधित हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो है वो क्या है कि अलग अलग जानवरों के संदर्भ में कुछ धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं हैं कि फला जीव का पालन नहीं कर सकते हैं, उसका ऐसे पालन करना है, उसका वैसे पालन करना है। भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो मांसाहार से बिल्कुल दूर है। तो इन सब कारणों से कुछ सांस्कृतिक
समस्याएं भी रहती है। इसीलिए डिजाइन क्या किया गया था इसमें कि सुअर पालन को पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में जो है वो सांस्कृतिक एंड ऑल दैट बाकी तरह की मान्यताएं हैं, तो इस कारण से पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वो इसको बढ़ावा दिए जाने की बात की गई थी। ठीक ना। पशुपालन के इसका अन्य उद्देश्य था कि पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो सके, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी के प्रयोग को पशुपालन में बढ़ावा देना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला उद्देश्य यदि हम देखें तो अगला एक उद्देश्य था प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बताऊंगा, एक चैप्टर में आएंगे, शायद कल पहुंच जाएंगे या परसों हम लोग पहुंच जाएंगे, जब हम लोग देखेंगे ना टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है किसानों के लिए, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालन में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है या हो सकता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अगला देख लीजिए कि पशुओं का संरक्षण करना, पशुओं का संरक्षण करना। पशुओं का संरक्षण का यहाँ क्या मतलब है, अलग अलग तरह की बीमारी वगैरह जो पशुओं में होती है ना, उसके खिलाफ टीका बनाना, उसके खिलाफ जो है वो अच्छी दवाइयों का डेवलपमेंट करना। जैसे कि हमारे यहाँ पशुधन के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है ना खुरपका मुंह पका रोग, ठीक ना, ब्रूसेफेलस कहते हैं, ब्रूसेफेलस, ठीक ना। खुरपका मुंह पका एक बीमारी होती है जो जानवरों में देखने को मिलती है। उन बीमारियों के संदर्भ में क्या है, जो ज्यादा प्रचलित बीमारी है या ज्यादा फैल रही है, उन बीमारियों के लिए जो है वो वैक्सीन टीका वगैरह का निर्माण करवाना, ये सब जो है वो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के क्या थे, उद्देश्य थे। दिखाता हूं आप लोगों को। ये देख रहे हैं खुरपका मुंह पका रोग, ये होता है खुरपका मुंह पका रोग, जिसके कारण क्या होता है, इनमें दिक्कत आती है, जानवरों को दिक्कत आती है। ठीक, तो इन्हीं को दूर करने के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए देखिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, देख रहा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक, यही है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। नाबार्ड की वेबसाइट पे देखते हैं, 2014-15 में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, हिंदी में मिलेगा, हाँ हिंदी नहीं, हिंदी में नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश में ही आपको हिंदी में बता देता हूँ। देख रहे हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन योजना के, जिसके अंतर्गत कुछ सब्सिडीज वगैरह भी दी जाती है डेवलपमेंट के लिए। पोल्ट्री अगर आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, पिग डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, बफेलो के लिए इफेक्टिव एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए फार्मर्स, एनजीओज, कंपनीज, इन सबको मिलता है, कुछ मदद मिलता है। ठीक ना, ये तो मदद की बात कर रहा है, क्योंकि नाबार्ड का काम ही है पैसा दिलवाना ना, पढ़ा चुका हूं मैं नाबार्ड। ये दिख रहा, ब्रीड डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत था ना, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, वो इंटीग्रेट होगा, इनोवेशन वगैरह को बढ़ावा देना, ठीक ना। इसी के अंतर्गत कई सारे सब स्कीम्स हैं, जिन सब के माध्यम से क्या कर रहा है, जिन सब के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, 68 पेज में इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे वो भी नहीं देखिएगा तब भी काम चल जाएगा, मैंने आपको बता दिया है क्या है इंपॉर्टेंट, क्या थे इसमें पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा किससे संबंधित, ये था हमारा पशुपालन से संबंधित मुद्दा, ठीक ना। पशुपालन को बढ़ावा देने की क्यों आवश्यकता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेटेड हैं, क्यों एक दूसरे के लिए मतलब पर आश्रित हैं। अब जरा देखते हैं हम क्या कि सरकार ने इस बार बजट में क्या किया है, सरकार ने इस बार बजट में क्या किया है। सरकार ने बजट 2020-21 में, बजट
2020-21 में सागर मित्र की संकल्पना दी थी। और साथ साथ क्या कहा था कि फिश प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज, लेकिन यहाँ पर एफपीओ में फार्मर नहीं है, फिश प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मत्स्य उत्पादक संगठनों के गठन की बात की थी। उत्पादक संगठनों के गठन की बात की थी। सागर मित्र का कॉन्सेप्ट क्या है? सागर मित्र का कॉन्सेप्ट था कि भारत में जो तटीय क्षेत्र में जो 3500 के आसपास, टू बी मोर प्रिसाइज 3477 जो युवा को ऐसा चयन करना है और इनको क्या करना है, मत्स्यन के संदर्भ में कौशल वगैरह प्रदान करना है, ताकि क्या कर सके, ये मत्स्यन को बढ़ावा दे सके या मत्स्यन को आजीविका के रूप में प्रयोग कर सके। 3477 सागर मित्रों का चयन करना है, इनको कौशल वगैरह प्रदान करना है, जिसके माध्यम से ये क्या कर सकेंगे, ये मत्स्यन की दिशा में काम कर पाएंगे या ये मत्स्यन को बढ़ावा दे सकेंगे। यहां तक बात समझ में आई? दूसरा था फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मत्स्य उत्पादक संगठन। मत्स्य उत्पादक संगठन का क्या उद्देश्य होता है, क्या पॉइंट होता है? मत्स्य उत्पादक संगठन, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में देखा ना कि जो भी फिशरी से रिलेटेड लोग हैं ना, जो अलग अलग किसान हैं, उन सबका एक संगठन बना देना, ऑर्गेनाइजेशन बना देना, ताकि क्या कर सके, ये साथ मिलकर इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाए, ये जो है वो डील कर सके, ये जो है वो ट्रेड ऑफ कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सके। तो इसलिए फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन की बात की गई है। इसी दिशा में बढ़ते हुए इस बार के बजट में, इन दिस ईयर्स बजट, यहां नोट डाउन कर लीजिएगा, 500 जो है वो फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को गठित करने की बात की गई थी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बार के बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करने की बात की गई है। मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करने की बात की गई। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, मत्स्यन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इतना ही नहीं किया है, सरकार ने 2018-19 में क्या किया था, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लाभ मिलता था ना किसानों को, उसको पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया था। पशुपालन तक विस्तृत, यानी कि पशुपालन के लिए भी आपको पैसों की आवश्यकता है, तो भी आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है वो क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में एक बार सुन लीजिए। इस बार के बजट में भी घोषणा हुई है, बजट में घोषणा हो जाती है, लेकिन उसको लागू होने में टाइम लगता है। तो जब लागू होगा तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी जो है वो तो बस एक संकल्पना के रूप में है ना। दिखाता हूं, ये देखिए इस बार का बजट है ना, ये देखिए, देख रहा, इस बार का बजट है ये। We will launch a new sub scheme of a PM मत्स्य संपदा योजना with a targeted investment of 6000 crore to further enable in fishermen, fish vendors and micro and small enterprises, improve value chain efficiency and expand the market। यानी कि सरकार जो है वो मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बजट में बस इतना दे रखा है कि इससे क्या होगा कि फिशरमैन यानी कि मछुआरे, फिश वेंडर यानी कि जो मतलब मछली वगैरह बेचते हैं, और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो छोटे छोटे उद्योग वगैरह हैं इसके संदर्भ में, उनको समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट की जाने वाली है इस साल। देखते हैं जब योजना के रूप में ये स्टार्ट होगा ना, बजट में पूरा डिटेल नहीं मिलता है ना, बजट में तो हल्का बस व्यू मिलता है। जब योजना के रूप में ये लॉन्च होगा तब इसके बारे में हम इसका और आगे डिटेल देखेंगे। यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया? इतना ही नहीं, वो जो मैंने आपको बताया केसीसी वाला, वो पहले से ही चला आ रहा है, मतलब उसके बारे में जो है वो काम पहले ही हो गया था कि बाकी किसानों की तरह
जैसे कि सीधे एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान हैं उनके साथ साथ अब जो है वो पशुपालन से संबंधित वाले जो किसान हैं वो भी केसीसी के तहत जो है वो लोन प्राप्त कर सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी उनको भी मिल सकती है। तो ये कुछ योजनाएं हैं, कुछ कदम हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं, इनको जो है वो समर्थन प्रदान करने में, इनको मदद प्रदान करने के लिए। तो ये थी हमारी पशुपालन से संबंधित अर्थव्यवस्था या पशुपालन से संबंधित मुद्दे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ये है हमारा पूरा पशुपालन से संबंधित चक्र। कैसे एक दूसरे पर निर्भर है हमने समझा, कैसे इसके माध्यम से जो है वो किसानों की गरीबी को दूर किया जा सकता है ये भी हमने समझा, सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है ये भी हमने समझा। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, पशुपालन तक ही रखते हैं। कल की क्लास में जो है वो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देखने की कोशिश करेंगे? हम बाकी सेक्शन देखने की कोशिश करेंगे कि 3 फार्म लॉ से संबंधित क्या मुद्दे थे, एपीएमसी मंडीज क्या होती है, एपीएमसी एक्ट क्या था, कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह क्या था, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपालन पर क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। ठीक ना? तो इनके बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।